हेलो दोस्तों, आज हम लोग 16 दिसंबर के CDP के पेपर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमने कल CDP में 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लाब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। पहला है, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। दूसरा, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। तीसरा, यह विद्यालय को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। चौथा क्या है, बुद्धि लाब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, कि बुद्धि लाब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और बुद्धि लाब्धि के आधार पर बच्चों को चिन्हित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 12वां, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दूसरा, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तीसरा क्या है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। चौथा क्या है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है वो क्या बताते हैं कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो यह उसी के आधार पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो बच्चे 1.5 से 2.5 साल के होते हैं उनके द्वारा जो उच्चारित 2 शब्द के उच्चारण होते हैं उनको क्या कहते हैं बोल रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं? वाचन का अधिविस्तारण या तार प्रसिद्ध वाचन या फिर नववाद या बकवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, तार प्रसिद्ध वाचन। ठीक है। प्रश्न 14, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर दूसरा। ठीक है, यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। प्रश्न 15वां, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सा मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता? एक कक्षा है उसमें हम लोग मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल कब नहीं कर सकते, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। ठीक है, क्या है? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय हम लोग नहीं कर सकते। इसमें टीचर जो है वो बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, और स्वमूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन भी कर सकता है और विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो द्वारा भी मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन वह केवल निर्देशित मूल्यांकनों पर आश्रय नहीं ले सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर 3 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है?
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका दूसरा होगा। वह क्या कर रहा है? शिक्षा में साम्यता ला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, तो यह किसके कारण होता है? गणित वैकल्य के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? ठीक है, तो एक बच्चा है, वो क्या है? सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए कौन सा रणनीति कक्षा में प्रभावी नहीं होगी? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन के उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना। दूसरा क्या है? पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना। तीसरा क्या है? मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना। चौथा क्या है? संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। ठीक है, हम संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर आश्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चा क्या है? श्रव्य बाधित बच्चा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों का उजागर कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। दूसरा क्या है? अध्यापन का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। तीसरा क्या है? अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। चौथा क्या है? बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परिरक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। अगला देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, या फिर अभिसारिक सोच सीखने के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों को मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। आगे का वीडियो हम इसी तरह आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन CDP के किए। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसी तरह वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।